नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत मेरे चैनल पर। और आज हम जानेंगे कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया पेंशन रेगुलेशंस में ऐसा क्या है कि उनका पेंशन रिवीजन हो जा रहा है और दूसरे जो पीएसयूज़ हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स हैं, उनके पेंशन रेगुलेशंस के अंदर वो कौन से क्लॉज हैं, कौन से रेगुलेशंस हैं कि जिसकी वजह से उनका पेंशन अपडेशन रुका पड़ा है। तो दोनों का कंपैरेटिव चार्ट आप लोगों के सामने हम लोग पेश करेंगे और फिर बाद में फ़र्क देखेंगे कि भाई आखिर क्या फ़र्क है कि जिसकी वजह से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी पेंशन अपडेशन हो चुका है और अभी फिर सुनने में आ रहा है कि दिवाली से पहले उनको एक और दिवाली बोनंजा मिलने के चांस हैं। तो चलिए, आप लोगों की स्क्रीन पर मैं दोनों के दोनों का कंपैरिजन रखूँगा। आप खुद देखेंगे कि भाई कहाँ फ़र्क है कि जिसकी वजह से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पेंशन अपडेशन में कहीं कोई अड़चन, कोई रुकावट नहीं, लेकिन दूसरे बैंकों के पेंशन में क्यों रुकावट बन रहा है, क्यों ये बात आ रही है कि भाई कोई क्लॉज नहीं है अपडेशन का। तो चलिए, एक तरफ है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया पेंशन रेगुलेशंस 1990 और दूसरी तरफ मैं आप लोगों के सामने पीएनबी का पेंशन रेगुलेशन 1995 लेके आ रहा हूँ। ये सारे बैंकों का ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन हर बैंक के बोर्ड को अलग से अपना पेंशन रेगुलेशन पब्लिश करना पड़ता है। तो मैं पीएनबी का आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ और हम साइड बाय साइड दोनों को देखेंगे कि कहाँ फ़र्क है कि जिसकी वजह से पीएसयूज़ को पेंशन अपडेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को लगातार पेंशन अपडेशन पे अपडेशन मिलता जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों के स्क्रीन पे मैं लेके आता हूँ चैप्टर 1 जो इनका है, दोनों का सेम है। वही शॉर्ट टाइटल हो गया, वही शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट इधर भी है। डेफिनेशन दोनों के अंदर सेम है, आप लोग कंपेयर खुद कर सकते हैं। एक एक चीज़ को देखिए, एक्ट हो गया, एवरेज एमोलमेंट्स हो गया, बैंक्स हो गया, सेंट्रल बोर्ड हो गया, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो गया, डेट ऑफ रिटायरमेंट हो गया, एम्प्लॉय मीन्स कौन एम्प्लॉय होगा, फैमिली मीन्स कौन फैमिली होगी, ये सब रिज़र्व बैंक का था। और साथ में अब इनका भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट वही सारी चीज़ें इन्होंने इसके अंदर भी ली हुई हैं। सिर्फ यहाँ एक फ़ंड ज़रूर एक्स्ट्रा आ गया है, क्योंकि पेंशन पीएसयू के केस में पेंशन फ़ंड बनाया गया था, जिसके थ्रू ये था कि भाई पेंशन फ़ंड से ही पेंशन पे की जाएगी। फ़ंड कैसे बना, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आप सब लोगों को मालूम है उसके बारे में। उसके आगे देखिए, पे में क्या कुछ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में दिखाया गया, सेम चीज़ें यहाँ भी पे में ली गई हैं कि क्या क्या पे में शामिल होगा। तो बहुत ज़्यादा मैं इसको एलोबरेट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि टाइम टेकिंग होगा। स्केल ऑफ वेजेस हो गया, सर्विस रेगुलेशंस हो गया, सेटलमेंट, ट्रस्ट, ट्रस्टी वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें ली गई हैं। उसके बाद में चैप्टर 2 पे आते हैं हम। चैप्टर 2 दोनों के अंदर सेम है, एप्लीकेशन एंड एलिजिबिलिटी। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के केस में भी एप्लीकेशन क्या होगी, एलिजिबिलिटी कैसे बनेगी, कौन कौन एलिजिबल होगा, कितने साल की सर्विस होनी चाहिए जिसके बाद में एलिजिबल हो जाएगा। और इधर पीएसयू के उसमें भी आप देखेंगे एप्लीकेशन में कौन किस पे अप्लाई होगा, कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जिनके ऊपर ये अप्लाई होगा, जो कि सर्विस में थे, किस डेट को, वो सारे इन्होंने शामिल कर लिए जो 1 जनवरी 1986 के में सर्विस में थे। अब कब रिटायर हुए, कैसे रिटायर हुए, वो सारी की सारी चीज़ें अलग अलग हैं, पर वो अप्लाई उन सब पे था। इसमें अलग अलग टाइम पे अमेंडमेंट किए गए हैं। जो अमेंडेड है दिसंबर 2017 में अमेंड किया गया है और बहुत लंबा चौड़ा बना दिया गया। और जबकि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का सिर्फ एक पेज के अंदर पूरा का पूरा ये चैप्टर क्लोज हो गया है। उसके बाद आते हैं चैप्टर 3 पर। चैप्टर 3 थोड़ा सा बदल गया है, क्योंकि यहाँ पर पीएसयू के केस में फ़ंड आ गया है। अब फ़ंड कैसे बनेगा, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इन्होंने क्लियर किए हैं कि कंस्टिट्यूशन फ़ंड की कैसे होगी, प्रोविडेंट फ़ंड ट्रस्ट होगा, उसकी क्या लायबिलिटी होगी, ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा, ये एक चैप्टर एक्स्ट्रा आ गया है। तो मैं इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। ये सारा का सारा फंड से रिलेटेड है। ट्रस्टी कौन होंगे, बुक्स और अकाउंट कैसे होगी, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड कैसे होगा, पेमेंट आउट ऑफ द फंड, द पेमेंट ऑफ बेनिफिट्स बाय द ट्रस्ट शैल बी एडमिनिस्टर्ड फॉर ग्रांट ऑफ पेंशनरी बेनिफिट टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द बैंक और द फैमिली पेंशन टू द फैमिलीज़ ऑफ द डिजीज्ड एम्प्लॉयज़ ऑफ द बैंक। ये चैप्टर इसमें एडिशनल जुड़ गया है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दोनों के अंदर चैप्टर 4 आ गया। यहाँ फ़ंड था और यहाँ जनरल कंडीशन था। अब क्वालिफाइंग सर्विस दोनों के अंदर सेम है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जिस समय पे ये पेंशन रेगुलेशंस तैयार किया गया उस समय पे यही डिसाइड हुआ था कि भाई आरबीआई लाइंस के ऊपर या सेंट्रल गवर्नमेंट लाइंस के ऊपर ही इसको तैयार किया जा रहा है। तो दोनों में सेम चीज़ है, इसको बहुत ज़्यादा हमें रोकने की ज़रूरत नहीं है, डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है।
पीरियड ऑफ सस्पेंशन वगैरह ये सारी चीज़ें आ गई। पीरियड ऑफ डेपुटेशन हो गया, लीव प्रीपेटरी रिटायरमेंट हो गया, एडिशन ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, और यही सब चीज़ें यहाँ भी नज़र आएंगी। उसके बाद में क्लासेस ऑफ पेंशन क्या रहेंगी, सुपरएनुएशन पे मिलेगा बेनिफिट मिलेगा, प्री मैच्योर रिटायरमेंट पे पेंशन क्या होगी, इनवैलिड पेंशन क्या रहेगी, कंपनसेट अलाउंस क्या होगा, रेट ऑफ पेंशन क्या रहेगा, डियरनेस रिलीफ कम्यूटेशन, सेम चीज़ें यहाँ भी वही चीज़ें छापी गई हैं। इनवैलिड पेंशन, कंपनसेट अलाउंस, प्री मैच्योर, कंपल्सरी रिटायरमेंट पेंशन, पेमेंट ऑफ पेंशन टू फैमिली। उसके बाद फैमिली पेंशन चैप्टर आ गया। यहाँ रेट ऑफ पेंशन जरूर एक एक्स्ट्रा लिया है, अमाउंट ऑफ पेंशन कितना रहेगा, कैसे रहेगा। देन फैमिली पेंशन चैप्टर दोनों के अंदर सेम है, कहीं कोई फ़र्क नहीं है। कितना परसेंट कैसे कैसे मिलेगा वो सारी चीज़ें इधर भी डिस्कस की गई हैं और इधर भी डिस्कस की गई हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है कम्यूटेशन। टेबल इधर भी बनाई गई है, कम्यूटेशन की टेबल इधर भी बनी है। और यहाँ आकर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का पेंशन रेगुलेशन एक्ट पूरा हो जाता है। यहाँ पे रिज़र्व बैंक का देखिए पेंशन रेगुलेशन 1990 के आगे कुछ नहीं है, कोई ऐसी लाइन नहीं है कि इसके अंदर लिखा गया हो कि पेंशन टाइम टू टाइम अपडेट होगी, रिवीजन होगा, क्या होगा, कुछ भी शामिल नहीं है। और ये रहा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, जहाँ देखिए जनरल कंडीशन जो ऊपर इन्होंने पहले दी थी वो जनरल कंडीशन इन्होंने यहाँ दे दी हैं, सेम चीज़ें। चैप्टर आगे पीछे क्या है, ये है आपका रेगुलेशन 35 अपेंडिक्स 1, जिसके ऊपर बार बार जोर दिया जा रहा है कि इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है पेंशन अपडेट हो सकती है, क्योंकि इसकी लाइन देखिए क्या है, द फार्मूला ऑफ अपडेटिंग बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ हु रिटायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड 1/1/86 से 31/10/1927 सेल बी एज अंडर, ये फार्मूला दिया हुआ है। तो फार्मूला ऑफ अपडेटिंग बेसिक पेंशन जो वर्ड है इसी को हाईलाइट किया जा रहा है बार बार कि अपडेटिंग बेसिक पेंशन जब वर्ड है तो अपडेशन इसका मतलब शामिल है इसमें। उसके बाद स्पेशल अलाउंस टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट रैंकिंग तो मेकिंग कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड हो गया, ये सब चीज़ें। देन टेबल में नेक्स्ट है डियरनेस अलाउंस क्या किस तरह से रहेगा, और उसके आगे देखिए सेकंड में क्या है, फार्मूला फॉर अपडेटिंग बेसिक पेंशन इन रेस्पेक्ट ऑफ वर्कमैन हु हैव रिटायर्ड ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ नवंबर 1992 बट बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1993 एंड इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑफिसर्स हु हैव रिटायर्ड ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1993 बट बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ मई 1994 शैल बी एज अंडर। उनकी पेंशन को किस तरह से अपडेट किया जाएगा, ये फार्मूला यहाँ दिया हुआ है। तो ये जो ऊपर लाइन दिख रही है फार्मूला ऑफ अपडेटिंग बेसिक पेंशन से क्लियर कट है कि भाई आपका अपडेट करने का प्रोविज़न इसके अंदर है। उसके बाद में अपेंडिक्स 2 रेगुलेशन 37, ये डियरनेस रिलीफ से रिलेटेड है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। और लास्ट में अपेंडिक्स 3 आता है, फैमिली पेंशन से रिलेटेड है, इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ अदर देन पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें 30% दी जाएगी, 20% किसको दी जाएगी, और जिनकी बेसिक 3000 से ऊपर है उनको कितना परसेंट दिया जाएगा। ये फैमिली पेंशन का केस था। पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ की फैमिली पेंशन के बारे में ये चैप्टर आगे ऐड किए गए हैं। रेट ऑफ फैमिली पेंशन क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। पार्ट बी के अंदर भी वही सब हैं, फैमिली पेंशन से रिलेटेड हैं ये सारे चैप्टर्स। तो चलिए यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ पेंशन रेगुलेशन एक्ट 1995 पीएनबी का। आप दूसरे एक भी बैंक का उठाएंगे तो लगभग आपको सेम चीज़ मिलेगी, क्योंकि उनके अंदर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो दोस्तों रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में जब कहीं भी वो क्लॉज़ नहीं है पेंशन रिवीजन का, लेकिन उनकी पेंशन रिवाइज़ हो रही है, पहले भी हुई है और अब भी कह रहे हैं कि हो जाएगी। पर पीएसयू के केस में सीधा सीधा आईबीआई अड़ जाती है कि अपडेशन कहीं है ही नहीं, वर्ड प्रोविज़न ही नहीं किया गया है। जबकि अपडेटिंग ऑफ पेंशन वो मानते हैं कि उन्होंने 1993 या 1994 से पहले जो रिटायर हुए उनके बारे में लिखा है, पर वर्ड तो इसके अंदर शामिल किया है ना। तो फ़र्क क्या रह गया कि क्यों रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की पेंशन जो है वो रिवाइज़ हो रही है और क्यों पीएसयू की नहीं हो रही है। तो एक सबसे बड़ा फ़र्क जो दोस्तों वो है कि पीएसयू के केस में आईबीए बीच में घुसा हुआ है, लेकिन रिज़र्व बैंक के केस में कोई आईबीए नहीं है। अगर हो सकता है कि रिज़र्व बैंक के केस में भी आईबीए होता मीडिएटर, तो शायद वहाँ भी रिवीजन होना पॉसिबल नहीं था, लेकिन वहाँ आईबीए नहीं है, बोर्ड है, बोर्ड ने डिसाइड किया, डीएफएस को भेजा, डीएफएस ने एग्री कर लिया। यहाँ ज़बरदस्ती टांग अड़ाने के लिए आपका आईबीए मौजूद है, जो बिल्कुल अड़ंगा लगा के बैठे हुए आलती पालती मार के कि ना जी अपडेशन हम तो नहीं होने देंगे। पता नहीं
क्या वजह है, क्यों इतना एडमेंट हैं। पर दोस्तों जो भी है ये गलत है। आईबीए का बहिष्कार होना चाहिए। आईबीए अगर इसी तरह से रवैया, इसी तरह का रुख अगर वो रखती है, और वो भी तब जबकि पेंशन फ़ंड की कोई कमी नहीं है, और 2011 के बाद तो वैसे ही न्यू पेंशन स्कीम आ चुकी है, तो पुराने पेंशनर तो धीरे धीरे वैसे ही कम होते जा रहे हैं, तो आखिर कहाँ लेके जाएंगे उस फंड को इतने को। तो दोस्तों ये जो भी है ये सब आईबीए उब्बू की मिली भगत है, जिसकी वजह से हम लोगों को हमारा अधिकार नहीं मिल पा रहा।